हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बता दो क्या हाल चाल सबका, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, अच्छे से चल रही है कि नहीं। एक बार फटाक से बता दो, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, ठीक है। देख रहे हो तब। चलो देखो, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, जो ये सीरीज चल रहा है, जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर इस क्रैश कोर्स को तुम अगर अच्छे से फॉलो करोगे, जो जिस जिस सब्जेक्ट का डेली क्लास हो रहा है उस क्लास को अटेंड करोगे, ठीक है, प्लस उसका नोट्स बनाओगे, तो गारंटी है कि तुम्हारा एग्जाम बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, एकदम रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। करना ये होगा कि तुमको डेली क्लास करना पड़ेगा। रात का टाइम है, आराम से क्लास कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी एक्स्ट्रा नंबर आएगा, ये बस जान लो, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सबसे हटके पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा एक्स्ट्रा नंबर आएगा। क्लियर है। देखो, बाकी टाइम टेबल सबको पता है। जिसको टाइम टेबल नहीं पता है, टाइम टेबल देख लो, वीडियोस का है, टाइम टेबल देख लो। और उस सबका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर मिलेगा। इन सारी क्लास का पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिलेगा, तो वहां से डाउनलोड करके अपना तुम नोट्स बना सकते हो। और इन सबका एक अलग कॉपी बनाओगे और उस कॉपी पे सारे क्वेश्चन को लिखे रहोगे एक साथ कि यार हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम एक साथ लिख लिए लाइन से। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन सबको अगर हम अच्छे से समझ गए तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब लास्ट टाइम बस इतना पढ़ लो कि मेरा 100 में से 100 नंबर आ जाए। अब बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कर लेंगे। बस जो इंपॉर्टेंट है उसे थोड़ा अच्छे से कई बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लें कि एग्जाम बेहतर जाए एकदम, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सभी लोग पहले पेन और कॉपी निकाल लो, पेन और कॉपी निकाल लो। जो क्वेश्चन दिखाएंगे वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भैया हम बताएंगे, देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो ये रहा, देखो हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोला है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये लिखा है 3x का स्क्वायर, क्वेश्चन दिख रहा है ना, रूट में 3x का स्क्वायर 11x प्लस में 6√3 इक्वल टू 0 है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। देखो थोड़ा सा बड़ा लिख दे, थोड़ा साफ साफ दिखाने के लिए तुम लोग को। देखो ये लिखा है रूट में 3, ठीक है। क्या लिखा है, रूट में 3x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6 रूट में 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब इसका तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, a b c का मान मिलेगा। तुलना कर लो फटाक से, तुलना करके a b c का मान निकाल लो। देखो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा रूट में 3, b इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 11 और c इक्वल टू हो जाएगा 6 रूट में 3, ठीक है। अब अगर हमें a का b का c का पता चल गया तो जो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उस पर लगा दो फटाक से। अब द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर, होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है, याद है सबको ना। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, बस। तो यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू माइनस बी है, देखो b का मान 11 है, b का मान 11 हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखो a का मान कितना है रूट में 3 है और c का मान कितना है 6 रूट में 3 है, तो रूट 3 लिख देंगे, इंटू में 6 रूट 3 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू a का मान कितना है देख लो, रूट 3। चलो अब सभी लोग, जितने भी लोग हो, एक लोग भी हो तो वो भी सॉल्व करो, ठीक है। देखना नहीं है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है। क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लेके आ सकते हो। अगर ला सकते हो तो भैया करके दिखा दो,
क्योंकि अगर इतना करने के बाद नहीं आएगा तो दिक्कत है। ये हो जाएगा 121 माइनस कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 गुणे, देखो नंबर का नंबर से गुणा कर दें। सोचो अगर हम नंबर का नंबर से गुणा करें 6 चौका 24, ठीक है, इंटू √3 3 हो जाएगा ना, √3 का √3 से गुणा होगा तो √3 हो जाएगा बाहर, 6 चौका 24 और अपॉन में 2 √3 इतना आएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा इधर करते हैं साइड में, इसको इधर करवाते हैं नागिन डांस, तो x इक्वल टू आ जाएगा -11 प्लस माइनस √ओवर, ध्यान से देखो -11 प्लस माइनस √ओवर, देखो 121 में से 121 माइनस 24 3 72 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2√3। बोलो सही है? अब घटा लो हीरो, -11 प्लस माइनस रूट में घटाओ कितना आएगा, घटा लो, 121 में से घटाना है 72, घटा लो, 11 में से जाएगा 2 बचेगा 9, बचेगा फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा 11, 11 से 7 बचेगा 4 बटे में कितना 2√3 आ गया। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, इसमें कुछ बचा ही क्या है, तो x इक्वल टू आ जाएगा -11 प्लस माइनस 7 बटा में कितना 2√3। अब एक बार +7 ले लो और एक बार ले लो -7, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या बोलेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, देखो तो लिखेंगे x इक्वल टू -11 प्लस में 7, ठीक है, -11 प्लस में 7 बट्टे में 2√3, ठीक है, और एक क्या होगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x इक्वल टू -11 -7 अपॉन में 2√3, बस सबका मान रख दो अब। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखो -11 प्लस 7 है तो माइनस में 4 आएगा, अपॉन में 2√3 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस में 2/√3। ठीक है, और यहां पे कर लो तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 11 7 18 2√3, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 9 बटा के √3। काट दो इसको, देखो अगर ये लिखा है तो देखो ये हो सकता है ना माइनस में, देखो 3 गुणे 3 अपॉन में √3, एक को कट जाएगा तो माइनस में 3 √3 आएगा, -3 √3 आएगा। देख लो आराम से, अच्छे से देख लो, देख लो स्टार्टिंग से आराम से। पहले a का, b का और c का मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करके। ठीक है, उसके बाद देखो बस जो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उसमें बस a का, b का और c का मान सही सही रख देना है और बस अच्छे से सॉल्व करना है। और जब लास्ट में वहाँ आंसर आता है रूट से बाहर, तो रूट से बाहर प्लस माइनस दोनों में आता है, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार लेते हैं माइनस, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अच्छे से। क्या समझे, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो अब थोड़ा देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो बोला यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, ध्यान से देखना, लिखा है ना 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 0, इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, फिर क्या बोलेंगे कि ax² प्लस में bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर इसको तुलना कर लो, और जब तुलना करोगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, देखो a =
मिलेगा 2, बी इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस में 3 और सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 5। बताओ सही है। अब क्या पूछा है, देखो पूछा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। अगर हम अल्फा इंटू बीटा दोनों में से कॉमन करते हैं, अगर हम अल्फा इंटू बीटा दोनों में से कॉमन करते हो तो क्या बचेगा, देखो यहां पर बचेगा अल्फा और यहां पर क्या बचेगा बीटा, बस ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा दो। देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखो मूलों का गुणनफल, सोचो मूलों का गुणनफल है ना, गुणनफल होता है सी बाई ए इंटू में मूलों का योगफल कितना होता है माइनस में बी बाई ए, बस होता है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल। गुणनफल होता है सी बाई ए माइनस बी बाई ए। अब बस सबका मान रखो। सी का मान कितना है, सी का मान 5 है, 5/2। चलो भैया यहाँ पर आ गया 5/2 माइनस -3/2, -3/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो हीरो। अब इतना तो कर सकते हो ना, उम्मीद करेंगे इसके आगे तुम लोग को आ ही गया होगा। ये हो जाएगा 5 × 3, नीचे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5×15/4 और यही हमारा आंसर। तो ऐसे करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं, ऊपर से तो नहीं गया ना, कुछ तो हवा लगा कि नहीं। चलो उम्मीद करें कुछ ना कुछ हवा लगा होगा, ठीक है। बाकी गुस्सा मत करना यार, हवा कहने लगेगा, हवा लगेगा और जरूर लगेगा, कहने लगेगा। पंखा चालू कर लो, लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलो भाई साहब आगे बढ़े ना। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं, बुरा मत मानना आप। चलो ये क्वेश्चन बता दो जाने, ये क्वेश्चन जो बता देगा समझेंगे उससे आगे। और ये क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला है समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये लिखा है x², ठीक है। देखो लिखा है x² - 7x + 12 = 0, ये द्विघात समीकरण है ना। अब बोला इस द्विघात समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। मतलब मूल तो निकालोगे, मतलब अल्फा और बीटा निकालो और उनके व्युत्क्रम का मान निकालो, मतलब उनके व्युत्क्रम के योगफल का मान निकालो। 1/α + 1/बीटा का मान कितना होगा वो पूछ रहा है। तो x² - 7x + 12 = 0, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर कर ले पहले तो देखो लिखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 से तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। जब तुलना करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू मिलेगा कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है, और c इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो कहने का मतलब ये बोलोगे माना, मानो बोलोगे माना समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, ये मान लेंगे। जो समीकरण है समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। अब हमसे पूछा क्या है, इन दोनों मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल मतलब उसके उल्टे का योगफल, मतलब 1/α + 1/बीटा का मान पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये बीटा अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा
इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मूलों का व्युत्क्रम है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, बस सॉल्व करो। देखो मूलों का योगफल है कितना होगा, माइनस में b बाई ए होगा, गुणनफल है c बाई ए होगा, दोनों के अपॉन में a है तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस में b बाई सी। बस अब बता दो आंसर कितना आएगा, माइनस b बाई सी आएगा। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ गया माइनस में b बाई सी, माइनस b बाई सी है, -7 माइनस हो जाएगा +7, 7/12। बोलो सही है कि नहीं। बस तुम्हें चीजों को अच्छे से समझना कि एक बार कर लो तो एक बार आए, ठीक है। इसमें पूछा था कि यार इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, दिमाग रखना है मूलों के व्युत्क्रम अगर अल्फा और बीटा मानेंगे तो हमसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है, तो अगर हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने का प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे, ऐसे बनेगा, ऐसे मिलेगा, लास्ट में हमको b बाई सी का मान चाहिए, तो b और c का मान कैसे निकालेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया होगा उसको द्विघाती सूत्र से तुलना करके a और b का मान निकाल लेंगे, द्विघाती का जो व्यापक रूप होता है उससे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करो। अब देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें गुणनखंड विधि आनी चाहिए, ठीक है, द्विघाती सूत्र से मूल निकाल लेना चाहिए, ठीक है, समझा रहा कि नहीं। मूलों का वही अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कैसे निकालते हैं, या अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि यार कुछ भी पूछे तो हम सब कर लें ना। अब प्लस ये जब दिया होता है कि इसके मूल वास्तविक और समान है, मतलब जब मूल वास्तविक और बराबर है तो उस केस में हम लोग क्या करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बताया है ना कि जब मूल बराबर हो, बताया ना, बोलोगे मूल बराबर है, बोलेंगे ना मूल बराबर है, मूल वास्तविक और क्या है बराबर है, तो जब मूल वास्तविक और बराबर है तब क्या होता है, तब d बराबर होता है 0, याद है, जब मूल वास्तविक और बराबर होता है तो d बराबर 0, अर्थात हम बोलते हैं b² - 4ac = 0। नहीं, हमको b² - 4ac को बराबर 0 करना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब हमें b, a और c का मान चाहिए, ठीक है। अब b, a, c का मान निकालो, फटाक से निकालो, बस b, a, c का मान निकालो, कंपेयर कर लोगे, कंपेयर कर लोगे ना, देखो बस डायरेक्ट कर देना ना, देखो b का मान कितना होगा, k रख दो डायरेक्ट, देखो b का मान क्या हो जाएगा, तो लिख दोगे k का स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो लिखेंगे 4 इंटू a का मान कितना होगा, देखो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा c है, तुलना करके निकाले जैसे कर रहे थे, जैसे भी तक 3 क्वेश्चन किए ना उसी तरह तुलना करके a का, b का, c का मान निकाल लेना, बस रख रहे हैं हम ना। ये 2 और 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 0, तो देखो k² माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर 0, तो k² बराबर 24, तो k बराबर √24 आ जाएगा, ठीक है। अब k बराबर √24 आ गया, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देख लो भैया, ठीक है 24 है ना, तो 4 संग 24 लिख दो, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो +-2 और √6 आएगा आंसर, ठीक है, +-2 √6 आएगा आंसर, सही किया ना। b² है -4ac है, तो k का स्क्वायर -2, 4 दूना 8, 8 3 24 √24, 4 संग 24, 4 का आ जाएगा 2, 2 √6 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक, तो बताओ कर लोगे ना। अरे सिंपल याद रहे कि अगर मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0, d मतलब विविक्तर,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करोगे, आंसर आ जाएगा। बस यही करना है, इसको तो एकदम यार एकदम याद कर लो, इतनी बार कर लो कि एकदम याद हो जाए। चलो अब देखो थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो चीज आता है कि नहीं हमको ना। चलो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फटाक से। बोला यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा दी जाती है, मतलब एक रेलगाड़ी थी भैया, ठीक है, सोच लो छुक छुक करती रेलगाड़ी हम लोग की है ये, लग रहा है नहीं लग रहा है, जाने दो हटाओ, कुछ भी लग रहा है ना आज, हमको क्या पता रेलगाड़ी है कि नहीं है, जो भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये मान लो, सपोज कर लो ये रेलगाड़ी है ना, सपोज कर लो, क्या चाहता है, ठीक है। तो बोला है कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो अब स्टार्टिंग में इसका चाल तो कुछ रहा होगा ना, स्टार्टिंग में इसका चाल कुछ रहा होगा, पता तो है नहीं, इसका चाल बढ़ गया, कितना हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल बढ़ गया, ठीक है। तो रेलगाड़ी 360 लिखा है ना, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम बिंदु के फॉर्म बताते हैं ना, सोचो कि मान लो मेरा रेलगाड़ी है ये, सपोज कर लो रेलगाड़ी है ये, इसको 360 किलोमीटर जाना था, ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ये हमारा रेलगाड़ी है, सोच लो ऐसे, ये हमारी रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर जाना था, इसका चाल कितना था हमको नहीं पता, चाल कितना था नहीं पता, तो इसको चाल को मान लो यार, इसको चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल सर जी x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका समय कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे चाल, तो 300 दूरी हो गया, सॉरी 360 दूरी हो गया बटे में चाल हो गया, इतना समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा, ठीक है। मतलब जब उसको 360 किलोमीटर जाना था, स्टार्टिंग उसका चाल कितना था नहीं पता, तो मान लो उसका चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब मान लो उस ट्रेन का हम लोग चाल बढ़ा दिए, ठीक है, और दूरी उतना ही है, दूरी 360 किलोमीटर ही जाना है, अगर दूरी 360 किलोमीटर ही है और अगर हम इसका चाल पूछे, मतलब चाल, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पहले जितना था उससे 5 किलोमीटर बढ़ गया, पहले x किलोमीटर था तो अब x प्लस 5 किलोमीटर हो गया, अब उसे समय कितना लगेगा बताओ, अब समय कितना लगेगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो 360 बटे कितना x प्लस 5 घंटा लगेगा ना। अब तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचो इसमें से टाइम कौन बड़ा होगा, देखो बोला ना कि जब 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो उसका टाइम 1 घंटा कम हो जाता है, देखो 1 घंटा कम कहने का मतलब क्या, तुम खुद सोचो, अगर तुम बाइक चला रहे हो, बाइक से जा रहे हो ना, अगर तुम्हारी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहे हो, अब अगर तुम अपना स्पीड बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है टाइम कम हो जाएगा ना, तो वही बोला है कि जो टाइम हुआ है ना वो 1 घंटा कम हो गया। जैसे मान लो अगर हम कहीं जा रहे हो ट्रेन से, अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे थे, तो मान लो सपोज कर लो कि यार हमको 10 घंटा लग रहा था, 10 घंटा इमेजिन कर रहे हैं बस कि अगर 360 किलोमीटर जाना था, तो अगर मैं स्टार्टिंग में 10 घंटा लग रहा था, तो अगर हम अपना स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देंगे तो मेरा जो टाइम है 1 घंटा कम हो गया, 1 घंटा कम मतलब ना, अब जो टाइम लगेगा 9 घंटा लगेगा, मतलब इससे और इसमें का डिफरेंस 1 घंटा आएगा, पहले जितना समय लग रहा था और चाल बढ़ाने के बाद स्पीड बढ़ा दिए हैं तो जब टाइम होगा कम हो जाएगा, 1 घंटा कम होगा, क्योंकि बोला है कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो पहले अगर 10 घंटा लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 9 घंटा लगेगा। अगर मान लो पहले 20 घंटा लग रहा था, सोच लो ऐसे कि मान लो अगर पहले मान लो 23 घंटा लग रहा था, ठीक है, तो अब कितना लगेगा, 22 घंटा लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे
तो आंसर 1 आएगा हमेशा, क्योंकि डिफरेंस 1 है पहले वाले समय का और जब स्पीड बढ़ाने वाले का जो समय है इसका, इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर 1 आएगा। वही बोला है, देखो वही बोला है कि दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगती है, तो बस और क्या। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लें। अब देखो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पहले क्या बोलेंगे, मानेंगे, बोलोगे माना, बोलोगे माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मानोगे ना, बोलोगे माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या मानेंगे कि माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल ना, कितना हो जाएगा, तो 360 बटे x घंटा। ये स्टार्टिंग का मान लीजिए, फिर पुनः, फिर लोगे पुनः जब ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, ठीक है, तब होगा ट्रेन की चाल, क्या लिखेंगे, ट्रेन की चाल, चाल कितनी हो जाएगी, पहले x था तो उसमें 5 जुड़ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय 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 कितना होगा, लिखोगे समय बराबर वही दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो जाएगा 360 बटे में x प्लस 5 घंटा, बस ये लिखोगे। मतलब हम 2 बार समय निकालेंगे, 2 बार, पहले उसे स्टार्टिंग में कितना समय लग रहा था और जब उसका स्पीड बढ़ गया तब उसे कितना समय लगेगा, समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। ठीक है, बस अब तुमको पता है कि सर जी पहले वाले समय में से, देखो यहाँ पे देख लो ना कि सर जी जो पहला वाला समय था ज्यादा था, अगर हम पहले वाले समय में से इसको घटाएंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि अंतर 1 आएगा, क्योंकि जो पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गया है, तो बोलेंगे प्रश्नानुसार, देखो बस बोलेंगे प्रश्नानुसार जो पहले का टाइम था, कि पहले वाले टाइम में से जो नया टाइम आया है, नया जो टाइम आया है उसको घटा देंगे तो आंसर 1 आएगा, बस। अब इसका देखो एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 5 होगा, ऊपर कितना होगा 360, माइनस में कितना होगा 360, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या ये होगा ना जी ना, और ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, एलसीएम लेंगे तो भैया इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ना। अब कर लो इधर, देखो ये कितना हो जाएगा 360x, 360 कॉमन कर ले, क्या 360 कॉमन कर ले, जाने तो कॉमन नहीं कर रहे हैं, 360x और इसका गुणा करो, बहुत लंबा चलेगा क्या, कर दो भैया, कर दो कर दो कर दो, क्या दिक्कत है, कर दे रहे हैं ना। और 5 से गुणा करो तो 0 हो जाएगा, 0, 5 छक्का 30, बचेगा 3, 5 3 15, 15 3 18 हो जाएगा, माइनस में कितना 360x। अब देखो इसका इससे गुणा करोगे 1 से ना, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 5x। ठीक है, अब देखो ये इससे कट जाएगा ना, इसको उठा के उस साइड कर दो तो ऐसे मिलेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800, इतना आएगा। ठीक है, उसी बात को तुम ऐसे लिख सकते हो, या एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस में 1800 कि माइनस में हो जाएगा जी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस, ठीक है, माइनस 1800 बराबर 0, बस, ठीक है। अब यहां पर फैक्टराइज कर लो, या सबसे अच्छा है द्विघाती सूत्र लगा दो, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर माइनस में 1800, ठीक है। द्विघाती सूत्र लगा के x का मान निकाल लो, और x का मान वो लोगे जो पॉजिटिव होगा, लिखोगे एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जो धनात्मक में आंसर आएगा वही आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन करवाया था ना, पहले क्वेश्चन में जब हम लोग आंसर निकाल लिए थे द्विघाती सूत्र लगा के, तो x का 2 मान आएगा, ठीक है, तो मान आएगा। एक बार लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार लिखोगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, दोनों सॉल्व करोगे, उन दोनों में से जिसका आंसर प्लस में आएगा वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो x है ना, जो x है वो क्या है, वो रेलगाड़ी की चाल है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? देखो ये क्वेश्चन था, पहले ये माने स्टार्टिंग वाला कि भैया स्टार्टिंग का चाल x किलोमीटर था तो समय लगेगा 360/x घंटा, अगर ट्रेन का चाल 5 किलोमीटर बढ़ गया तो अब टाइम लगेगा 360 अपॉन में x प्लस 5, पहले में से दूसरे घटाओगे, घंटा 1 घंटा टाइम आएगा, सॉल्व करोगे, ये मिलेगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करोगे। अब बस यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा दो, द्विघाती सूत्र मतलब सिद्धाचार्य नियम लगाओ और आंसर आ जाओ, ठीक है, मतलब आंसर पा जाओ, तो इसे कर लेना सॉल्व। ये तुम्हारे लिए HW, देखो यार क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ तो HW देंगे, ठीक है, कि तुम लोग घर पे कुछ करो, ये थोड़ी बस देखना है, देखेंगे सर आएगा, बस देखना थोड़ी है, कुछ सीखना भी है, तो आना चाहिए। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन करो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन देखो, बोला है एक आयताकार मैदान का विकर्ण, लिखा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलो देखो, सोचो एक आयताकार हमारे पास, ये आयताकार है, क्या बोला है, इसका विकर्ण जो इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। अब देखो छोटी भुजा कौन होगी, छोटी भुजा तो यही होगी ना, और क्या, छोटी भुजा यही होगी, और कौन होगा, छोटी भुजा ये हो गई, पतला है चौड़ाई ना। इसका विकर्ण कितना है, विकर्ण है 60 प्लस x, विकर्ण है 60 प्लस x, लिखा ना 60 मीटर ज्यादा है तो 60 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस x, ठीक है। और बोला है जो उसकी दूसरी बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब उसी में x में 30 ज्यादा, x में 30 ज्यादा हो जाएगा, ये छोटी भुजा x हो गई, उसका विकर्ण 60 प्लस x हो जाएगा, उसकी बड़ी भुजा 30 प्लस x हो जाएगी। अब बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के x का मान निकाल लो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, मान लो, पहले मान लो माना, पहले बोलोगे माना, देखो जिससे कंपेयर किया रहता है, देखो इसमें किससे कंपेयर किया है, विकर्ण का तुलना और बड़ी भुजा का तुलना, सबका तुलना किया छोटी भुजा से, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना आयत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है, ये मानेंगे ना, बोलेंगे माना आयताकार, मानाकार आयताकार मैदान की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा ना x मीटर है, ठीक है, तब विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई x प्लस 60 मीटर तथा 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 क्या, बड़ी भुजा की लंबाई ना, बड़ी भुजा की लंबाई x प्लस 30 मीटर
होगी ये चीज, इतना लिख देंगे। छोटी भुजा की लंबाई x मीटर मानेंगे तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, और जो बड़ी भुजा होगी उसकी लंबाई हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है ना, इसका फिगर बना के दिखाना है। ठीक है, ये करने के बाद तुम्हें इसका ऐसे फिगर बनाना है और इस फिगर को शो करना है कॉपी में अच्छे से कि हाँ ये मेरा फिगर बन गया, ये ए बी सी डी, ये एक आयताकार मैदान है, इसकी छोटी भुजा की लंबाई ये x है, ये विकर्ण हो जाएगा, ये 60 प्लस x हो जाएगा, और ये छोटी भुजा हो जाएगी, ये 30 प्लस x हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक। ये करना पड़ेगा, ऐसे फिगर बना के दिखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखोगे समकोण त्रिभुज, लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, क्या बोलोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इतना करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो सबका मान 60 प्लस एक्स का स्क्वायर, 60 प्लस एक्स का स्क्वायर, 30 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस BC मतलब एक्स का स्क्वायर। अब इसी को सब लोग सिंप्लीफाई करो, बताओ कि x का मान कितना आएगा, कौन कर सकता है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, बताओ x का मान कितना आएगा, और इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, फिर मिलाना कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो हम कर रहे हैं ना, जिसको भी सॉल्व करना है पॉज करो फिर वीडियो सॉल्व कर लो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो यहां बोलेंगे a का स्क्वायर मतलब 3600, b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, लिख दे, लिख दे रहे। देखो बोलेंगे क्या, देखो बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इक्वल टू, फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा बस। ये कितना हो जाएगा, 3600 प्लस x का स्क्वायर, 6 दूना 12, 120x, यहाँ पे 3 तरीके 900 प्लस x स्क्वायर, 2 तेज 6 60x प्लस x स्क्वायर। बोलो ठीक है, देखो अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। अब सबको एक साइड लेके चलते हैं, सबको पॉजिटिव x स्क्वायर का साइड ना। देखो तो यहाँ पे कर दे, क्या यहाँ पे कर, थोड़ा दिखेगा तुम लोग को, मतलब समझ में आएगा ऐसे ना, इसलिए ऐसा यहीं पे कर रहे हैं ना। देखो ये बराबर का साइन, देखो यहाँ पे देखो 900 हो गया। देखो पहले एक्स स्क्वायर लिखते, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद प्लस में 60x, उसके बाद नंबर वाला टर्म। ठीक है, लिख दिए, ऐसे लिख दिए। अब इसको साइड लेके जाते हैं, तो पहले इधर नंबर वाला माइनस 3600, इधर आएगा माइनस 120 x। बताओ कोई दिक्कत है, बोलो सही है ना। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। 3600 x स्क्वायर 60 दूना 120 हो जाएगा, 900 x स्क्वायर 2 3 6 60 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस में 900 माइनस 3600 माइनस में 120 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब देखो इसी को लिखेंगे, या देखो पहले क्या एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 60 है माइनस 120 है, तो माइनस में 60 आ जाएगा। ठीक है, घटा दोगे ना, प्लस 9 से माइनस 36 हो जाएगा, तो 9 के 9 9 तो 27, 2700 आएगा ना, माइनस में 2700 आ जाएगा, बराबर 0 जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना और x का मान निकालना। अरे भाई साहब, ओ भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन हो जा रहा है जी, इतना खतरनाक क्वेश्चन हो किसी जा रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, लगा दे द्विघाती सूत्र लगा दिया जाए, जैसा कहो।
द्विघाती सूत्र लगा दे क्या? चलो लगा दे रहे हैं ना। देखो बोलोगे ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। देखो तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1, बी इक्वल टू -60 और सी इक्वल टू -2700। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सबका मान रखते हैं, सबका मान रखो। देखो x इक्वल टू -b है, -60 तो +60 हो जाएगा +60 प्लस माइनस यहाँ पे -60 का स्क्वायर -4 गुणे में AC 1 गुणे 2700, 1 गुणे -2700, ये 1 गुणे में -2700। ठीक है, और अपॉन में 2 इंटू ए तो 2 इंटू 1। ठीक है, चलो तो x इक्वल हो जाएगा 60 प्लस माइनस रूट में, चलो करो इसको, तो ये हो जाएगा 3600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कर दो तो 0 0 7 चौक 28 ना, 7 चौक 28 बचेगा 2, 4 दूना 8, 8 2 10 और फिर अपॉन में 2 हो जाएगा और फिर x इक्वल टू 60 प्लस माइनस रूट में, जोड़ दो इसको, देखो कितना आ रहा है, जोड़ो इसको फटाक से, 2 0 का 2 0 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा ना, 3 1 4 हो जाएगा और 1 का 1 आएगा, बटे में आएगा 2। ठीक है, चलो अब इधर कर ले। देखो तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस माइनस, देखो 144 होता है 12 का 100 मतलब 2 0 मतलब 100 तो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 बटा में 2। बोलो ठीक है, ये करना। अब देखो यहीं पर एक बार प्लस ले लो, अगर प्लस लोगे तो देखो अगर प्लस लोगे तो 60, अगर हम प्लस का साइन लेते हैं, सोचो लिखोगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो 60 प्लस 120 हो जाएगा 180, हो जाएगा 180 बटे 2, और अगर लेंगे माइनस तो 60 माइनस 120 हो जाएगा माइनस में 60 बटे 2, ये तो अमान्य होगा क्योंकि x का मान माइनस में कभी आएगा नहीं, तो अमान्य हो जाएगा। ये मान सही है 90, तो x इक्वल टू 90 आ जाएगा आंसर, x इक्वल टू 90 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां पर रख देना 90, ले देना 90 90 और 30, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, सबका मान निकाल लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, समझे कि नहीं ना? सारी भुजा का नाम निकाल लेना, छोटी भुजा की लंबाई 90, उससे बड़ी भुजा की लंबाई 120, विकर्ण का लंबाई 150। ठीक है, मान रख के निकाल लेना, x का मान रख के निकाल लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके ले लो। ये उसके सॉल्यूशन का स्टेप है, पहला स्टेप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। उसके बाद इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका भी ले लो अच्छे से, उसके बाद इसका भी ले लो अच्छे से। ठीक है, और लास्ट में जो x का मान आएगा उसको रख के निकाल लेना बढ़िया तरीके से ना। चलो ये क्वेश्चन करो, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया है, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना है जल्दी से। देखो बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन ये देखा जाता है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, मतलब देखो मान लो कुटीर उद्योग है, एक फैक्ट्री है भैया, सोचो ऐसे मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है,
एक फैक्ट्री है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बन रहा है, कुछ बर्तन बन रहा है, कुछ नग बन रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे यहाँ पे नग बन रहा है तो बोला है कि नग का दाम कितना नहीं पता, लेकिन ये बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखो दाम नहीं बता रहा है। जैसे तुम पूछोगे बताओ, मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो गए, तुम सोचो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब एक आदमी यहाँ पे तुम गए से पूछे भैया बताओ जो ये नग है इस नग का दाम कितना है, तो बोला गया देखो नग का दाम तो नहीं पता, लेकिन ये बता रहे कि देखो आज जितना नग बना है उसका 2 गुना प्लस 3 रुपए, वही एक नग का दाम है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे सोचो बहुत सारा नग रखा हुआ है, सोचो बहुत सारा, ऐसे ये फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारा नग रखा हुआ है आज के दिन, ठीक है। तुम पूछे कि बताओ इस नग का दाम कितना है, ठीक है। तो तुमसे क्या बोला कि देखो नग का दाम तुमको नहीं पता है, लेकिन तुमको ये हिंट दे रहे हैं। वो हिंट ये है कि आज जितना नग बना है उसका 2 गुना प्लस 3 रुपए, यही नग का दाम है। तो तुम सोचोगे यार अब नग कितना बना है पता करना पड़ेगा ना, तो मानना पड़ोगे, बोलोगे माना, बोलोगे ऐसे बोलोगे माना उस विशेष दिन बनाए गए नगों की संख्या x है। मान ले, बोलोगे माना उस विशेष दिन बनाए गए नगों की संख्या x है, तब एक नग के निर्माण की लागत कितना होगा। देखो जैसे तुम यहां पर आए, अब जैसे वो आदमी बोला ना कि यार जो नग बना है आज जितना नग बना है उसका 2 गुना से 3 अधिक, मतलब उसका 2 गुना प्लस 3, यही एक नग का दाम है। तो तुमको पता नहीं था कि यार इस दिन मतलब आज कितना नग बना हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना उस विशेष दिन बनाए गए नगों की संख्या x है। मान लेते हैं चलो उस दिन अगर x नग बना है तो जो एक नग का दाम होगा उसका 2 गुना प्लस 3 रुपए हो जाएगा, उसका 2 गुना प्लस 3 रुपए हो जाएगा। हो गया, नग कितना बनाता है x तो, और एक नग का दाम कितना आ गया 2x प्लस 3 रुपए। और क्या बोला, देखो बोला है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, मतलब अगर उस दिन कुल खर्चा अगर 90 रुपए हुआ है तो बताओ बर्तनों की संख्या और नगों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो कुल लागत 90 रुपया, तुम सोचो अगर फैक्ट्री है, सोचो फैक्ट्री है, मान लो इसमें अगर 10 ठो नग बना और एक नग का दाम 20 रुपए है, तो कुल दाम कितना हो जाएगा 10 गुणे 20, ये करोगे ना, जितना सामान बना है उसको गुणा करोगे भैया एक सामान का दाम कितना है। जैसे मान लो अगर हम बोले 10 ठो बर्तन बना, अब 10 ठो बर्तन बना तो एक बर्तन का दाम 20 रुपया, तो कुल बर्तन का दाम 10 गुणे 20। ठीक है, तो उसी तरह सोचो जो मेरे पास नग बने, नग कितने हैं x नग है, एक बर्तन, यहां बर्तन लिखा नहीं जाने दो, तुम सोचो नग बर्तनों का निर्माण करता है एक विशेष, वही बर्तन में मतलब एक बर्तन में एक नग लगा रहा है, समझ लेना। ठीक है, एक बर्तन में एक नग लगा रहा है ना, तो अगर बर्तनों की संख्या ना, अच्छा बर्तनों की संख्या, यहां पर नगों नहीं बर्तनों की संख्या मान लो, बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, बर्तनों की संख्या x है तो नगों का दाम इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो सही है। बोलोगे प्रश्नानुसार वहां बर्तन कर लो। ठीक है, देखो बोला है ना कि उस विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण, मतलब जो नग का दाम है वो बर्तन के संख्या के 2 गुने 3 अधिक है। ठीक है, बर्तन है, मान लो ये बर्तन है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, बर्तन है ना,
मतलब बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो भैया बर्तन की संख्या x मान लो। बर्तन की संख्या x होगी तो जो नग का दाम होगा वो इतना हो जाएगा। अब देखो कुल निकाल लोगे कि यार x का गुणा करेंगे 2x + 3 से तो बराबर 90 आएगा, 90 रुपए, क्योंकि एक बर्तन में गुणा करोगे नगों की संख्या से कुल खर्चा मिल जाएगा। बस इतने ही बर्तन है। अब गुणा कर लो कि 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 बराबर 0। लगा लो द्विघाती सूत्र, लगा लो यहाँ पर भी द्विघाती सूत्र लगा के सॉल्व कर दो। ठीक है कि सर जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 3 आ जाएगा और c इक्वल टू आ जाएगा माइनस 90। ठीक है, बस जब अगर a का b का c का मान आ गया, बस फटाक से द्विघाती सूत्र लगा के x का मान निकाल लो। और जब x का मान आएगा लास्ट में क्या करोगे, लिखोगे धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और उसमें जो सॉल्व करने पे जिसका आंसर प्लस में आएगा, मतलब जो x का मान प्लस में आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो कर लेना आराम से इसको सॉल्व, बढ़िया तरीके से कर लोगे ना। चलो अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। चलो इसका हिंट देंगे, आराम से करोगे। इसका देखो हिंट दे रहे हैं, बोला है एक समकोण त्रिभुज की, देखो एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। अब समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाता है इसी को बोलते हैं। देखो ये समकोण बना रहा है। अब यही तुमसे बोला है कि एक त्रिभुज में एक समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x माइनस 1 है। मतलब एक को जो भुजा है ये 5x है और ये 3x माइनस 1 है। ठीक है, एक को भुजा की लंबाई 5x है, एक होगा 3x माइनस 1 है। बोला है क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल 60 है, तो लिख दो फटाक से कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल देखो हो जाएगा 60 बराबर 1/2 आधार कितना हो जाएगा 5x और ऊंचाई कितना हो जाएगा 3x माइनस में 1। बस इसका इससे गुणा करो, हो जाएगा 120 बराबर इसका अंदर गुणा कर लो 5×15 15x का स्क्वायर माइनस गुणा कर लो माइनस 5x। ठीक है, इधर हो जाएगा 0, हो जाएगा 15x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 120। देखो इससे भी तुमको लगाना द्विघाती सूत्र 15x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कितना 5x माइनस में 120 बराबर 0। ठीक है, अब चाहो तो 5 कॉमन कर लो यार, तो देखो 3x का स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, 5 कॉमन करेंगे तो 5 दूना 10 बचेगा 2, 5 चौका 20 बराबर 0। तो ये मिल जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 24 बराबर 0। सॉल्व कर लो इसको, कोई कर लेगा तो बताओ। देखो तुम्हारा मन, अगर तुम्हें लगता है सर जी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, सर जी ऐसा 2 नंबर जिसका गुणा करने पे 24×72, ऐसा 2 नंबर खोजो जिसका गुणा करने पे आंसर 72 आए और घटाने पे आंसर -1 आ जाए। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एकदम सिंपल तरीका है द्विघाती सूत्र लगाओ। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका a बराबर 3 b बराबर -1 और c बराबर -24। ठीक है, बस द्विघाती सूत्र लगा देना और फिर आंसर आ जाएगा। नहीं तो फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, लेकिन सोचना पड़ता है ना, फैक्टराइज करोगे सोचोगे यार कि ऐसा कोई 2 नंबर खोजे जिसका गुणा करने 72 आए घटाने पे 1 आए, फैक्टराइज करोगे सोचोगे। इससे अच्छा है कि a का b का c का मान निकाले, द्विघाती सूत्र है उस पर लगा दे, सीधा हजार नियम है, लगाओ काम खत्म। ठीक है, x का मान आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? तो करना है, देखो पढ़ रहे हो तो करना तुम्हें ही है। हम कितना भी कर देंगे तुमको लगेगा ये तो हमको आ रहा, हम कर लेंगे। लेकिन जब उस क्वेश्चन को तुम खुद से करोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि यार ये तो हमको आ ही नहीं रहा है, हमको इसके बाद एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, इसके बाद क्या करते हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तब तुम दिमाग दौड़ाओगे, तब दिमाग तुम्हारा काम करेगा। ऐसे नहीं,
देखोगे लगेगा ये तुमको आएगा, हम कर लेंगे, एलसीएम लेना ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे हो जाएगा। अरे हो जाएगा, लेकिन जब करोगे ना तब दिक्कत होगा। इसलिए करना, क्वेश्चन को छोड़ना मत, करना। जब खुद से करोगे सोचोगे तब कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो सब आएगा तुमको लगेगा। चलो इधर देखो, ये बोला है एक मोटर बाइक, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पे तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने में 1 घंटा अधिक लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सीधी बात बता, सोचो ऐसे सिंपल सोचो, जैसे मान लो यही है, मान लो नदी है, सोचो मान लो धारा इधर जा रहा है, सोचो ऐसे धारा इधर का है, ठीक है। एग्जाम्पल ले, सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। मान लो धारा इधर का है, ठीक है, धारा इधर का है। अब मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक बोट है, सोचो ये बोट है उसका, ठीक है, ये बोट है ना। अब अगर वो धारा की दिशा में जाएगा, सोचो तुम सोचो, अगर जिधर का हवा चल रहा है अगर वो उसी दिशा में जाएगा इधर ही, ठीक है, तो उसे कम मतलब प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत आराम से पहुंचेगा। लेकिन अगर वो धारा के उल्टी दिशा में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा आ रहा है ना। जैसे तुम लोग फील किए जब साइकिल चलाते होगे, अगर जिधर का हवा चल रहा है अगर उधर जाते हैं तो आराम साइकिल चलता है, लेकिन अगर हवा इधर का मार रहा है हम उल्टा जा रहे हैं तो हमको मतलब मेरा स्पीड कम हो जाता है, होता है ना वो चीज। जाहिर सी बात है कि अगर तुम धारा की दिशा में चलोगे तो तुमको टाइम कम लगेगा, मतलब आराम से चलोगे पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर धारा को उल्टा चलोगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो धारा होती है ना उसकी भी चाल होती है। अगर देखो धारा के साथ जाओगे तो धारा और तुम्हारे साथ तुम्हारी चाल, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और अगर धारा के विपरीत आओगे तो धारा का चाल घटाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको वो ढकेलेगा पीछे ना। देखो यहां बोलोगे दिया है, क्या लिखा है यार, देखो दिया है मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले मान लो, पहले मान लो, माना इसको, पहले मान लो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। फिर लिखोगे मोटर बोट की चाल बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है ना, मोटर बोट की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो लिखोगे धारा की दिशा में, देखो लिखोगे धारा की दिशा में, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर की दिशा में जब हम सोचो बाइक चलाएंगे, मतलब मोटर चलाएंगे तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। तो बोलोगे धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी x प्लस 24, मतलब 24 प्लस x, 24 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। देखोगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, विपरीत में कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहले देखो मानते हैं धारा की चाल, उसके बाद जो उसमें चल रहा है मोटर बोट हो ना हो उसकी चाल, धारा की चाल मानते हैं और मोटर बोट की चाल मानते हैं। अगर दोनों में से कोई पता तो ठीक है, नहीं पता दोनों का एक्स और वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जान लो कि हमको दोनों चाहिए, मोटर बोट का भी चाल चाहिए और धारा का भी चाल चाहिए। उसमें फिर उसके बाद हम निकालते हैं सापेक्ष गति, सीधे सीधे ना, कि धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल तो प्लस हो जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल तो घट जाएगा। और अब हम जब जाएंगे और आएंगे तो हमको इसी से समय निकालना है। अब देखो 32 किलोमीटर जाना है ना, 32 किलोमीटर जाना है। सुनो सुनो, देखो लिखोगे, देखो धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय,
ठीक है। अगर हम धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जा रहे हैं तो समय कितना लगेगा? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल कितना है? 24 प्लस एक्स। तो किससे भाग देंगे? 24 प्लस एक्स से। इतना घंटा लगेगा। ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना होगा? तो 36 बटा के 24 माइनस एक्स घंटा, इतना लगेगा। बात को समझना भैया। धारा की दिशा में गए तो 36 को भाग करेंगे 24 प्लस एक्स से, विपरीत आए तो माइनस से। ठीक है। अब लिखोगे प्रश्नानुसार। अब कोई बताएगा इसमें से कौन सा टाइम ज्यादा होगा और कौन सा टाइम कम होगा, मतलब किसमें से किसको घटाएंगे। देखो लिखा है कि जाने में कितना लिखा है? 1 घंटा अधिक लेता है। जैसी सी बात है, विपरीत आने में 1 घंटा अधिक लगेगा। देखो जब जाओगे, सोचो ना, अगर धारा के साथ जाएंगे तो हमको टाइम कम लगेगा, अगर उल्टा आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हवा मारेगा। सोचो ना, जब उल्टा आएंगे तो हवा मारेगा, तो उल्टा तो टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा तब। ठीक है। तो बोला कि 1 घंटा अधिक लगता है, तो ये टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम कम होगा। जब उसकी दिशा में जाए हैं तो टाइम कम लगेगा, जब उल्टा आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो और टाइम कितना अधिक लग रहा है? 1 घंटे का ज्यादा लग रहा है। तो बोलेंगे इस वाले टाइम में से अगर इस वाले टाइम को घटाएंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। बस तुम्हें सोचना ये होता है ना कि कौन सा टाइम ज्यादा है, उसे तो फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा। अब इसमें से किसको घटाओगे तो बोलोगे यार जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, आए हैं उल्टा आ रहा है, हवा लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये टाइम ज्यादा, ये टाइम कम है, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम घटा देंगे, घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। बस। अब इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। एलसीएम ले लो भैया। देखो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। देखो ये जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस 36, 24 माइनस एक्स बराबर कितना? 1। 24 प्लस एक्स, 24 माइनस एक्स। ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई करो, इधर उसको उधर भेज दो, गुणा कर दे। देखो गुणा नहीं कर, देखो 36 गुणे 24 छोड़ देते हैं इसको, प्लस में 36x। ठीक है। अंदर गुणा कर लो, माइनस में 36 गुणे 24 गुणा कर लो, प्लस में 36x। ठीक है। अरे ऐसा सिंपल होगा ना, देखो कट जाएगा ऐसा ना, ये तो सेम आएगा, कट जाएगा, काम खत्म, इसलिए ऐसा किए। इसका इससे गुणा कर दो। ठीक है। देखो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स, और हो जाएगा 24 प्लस एक्स। ठीक है। तो बोलो 36 कितना हो जाएगा? 72। तो 72x बराबर 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अब इस साइड लेके चले आओ, मतलब लेके चले आओ, एक्स स्क्वायर लेके आओ। देखो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 ना, इधर आएगा तो माइनस में 576 हो जाएगा, और प्लस में 72x बराबर 0। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 576 बराबर 0। बस। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो द्विघाती सूत्र लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसको द्विघाती सूत्र लगाओगे, आंसर आ जाएगा, अच्छे से कर लोगे इसको। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, उम्मीद करेंगे कर लोगे ना। आराम से एक बार देखो, इसका सॉल्यूशन देख लो, फिर से एक बार यहां से देख लो। ठीक है। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। देखो धारा की चाल x मानेंगे, मोटर बोट की चाल दिया है, फिर क्या निकालेंगे, और ये देखो ये दोनों काम तुम्हें हर क्वेश्चन में करना है। जब भी तो अगर तुम्हें नोट का मतलब बोट का और धारा का सवाल आए तो तुम्हें ये निकालना है, ये 2 काम तुम्हें करना ही करना है हमेशा, कि धारा की दिशा में उसका चाल कितना होगा और धारा के विपरीत दिशा में उसका चाल कितना होगा, ये दोनों काम तुम्हें करना होगा। उसके बाद तुम निकालोगे यार उससे कितना समय लग रहा है, उसकी दिशा में और उसकी उल्टी दिशा में। ठीक है। फिर तुम्हें अंतर दिया होगा कि यार जाने में आने में इतने समय का अंतर लग रहा है, वो अंतर करोगे, हो जाएगा।
बनेगा द्विघात सूत्र, लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बस यही टाइप है, बस आज के लिए इतना ही। और देखो इन सब सारे क्वेश्चन को एक बार कम से कम खुद से लगाना, वो भी बिना देखे। एक बार ये क्लास पूरा देख लिए, समझ लिए, और इन्हीं 8-9 क्वेश्चन को तुम्हें एक बार फिर से खुद से लगाना है। केवल क्वेश्चन देखना है और खुद से उसे रफ कॉपी में सॉल्व करना है। अगर ये 8-9 क्वेश्चन कर लिए, मतलब तुम्हारा चैप्टर 2 बहुत अच्छे से क्लियर है, इसका तुम हर एक क्वेश्चन लगा लोगे। अगर ये 8-9 क्वेश्चन तुम बिना देखे सारे क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लेते हो और आंसर मैच कर जाता है। ठीक है, बस काम खत्म। तो हर एक चैप्टर में हम 8-10 क्वेश्चन लगा के वो पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमें हर एक चैप्टर में करना है, जिससे हमारा कम टाइम में रिवाइज भी हो जाए और हमारा बोर्ड एग्जाम का टारगेट जो है 100 नंबर वो भी आ जाए, कम से कम 95-96 तो आराम से आ ही जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बस हम जितना बता रहे हैं उतना करते जाओ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो सभी को बाय बाय, टाटा।